कक्षा 8वीं हिंदी की कक्षा में आपका फिर स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने 3 पाठ तक कार्य पूर्ण कर लिया है। अतः अब बारी आती है व्याकरण के ज्ञान की और इसके अंतर्गत हम शब्द विचार पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में आपने वर्ण विचार पढ़ा था। आपने यह भी जाना कि व्याकरण क्या कहलाता है। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के लेखन, पठन एवं वाचन को व्यवस्थित ढंग से सीखते हैं। व्याकरण के अंग 3 हैं। पहला वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम वर्णों के स्थान, उनके उच्चारण, उनके नियम और उनके क्रम के विषय में पढ़ते हैं। शब्द विचार, जिसके अंतर्गत हम शब्द की उत्पत्ति, रचना, स्रोत और शब्द के विषय में पूरा ज्ञान अर्जित करते हैं। शब्द के बाद बारी आती है वाक्य की। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों के विषय में पढ़ते हैं। किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत हम वाक्यों के विषय में पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं शब्द विचार की ओर, क्योंकि वर्ण विचार हम पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आती है बात शब्द की परिभाषा। शब्द क्या कहलाता है? शब्द हम किसे कह सकते हैं? तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकल सके उसे शब्द कहते हैं। यानी जिनका कोई अर्थ ना निकले वह शब्द नहीं कहलाते, भले ही वह वर्ण समूह क्यों ना हो। उदाहरण विद्यालय, पिता, ग्रह और रात, यह सभी शब्द जो अपना कोई अर्थ प्रदान करते हैं वह हैं। शब्द के भेद। अब हम जानते हैं शब्द के भेद के विषय में कि शब्द के क्या क्या भेद होते हैं। तो पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है बनावट, तो रचना के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ का मतलब होता है मतलब, मीनिंग, कि हम उसे सुनकर क्या अर्थ निकालते हैं, उस आधार पर शब्द के भेद। और अगला है प्रयोग के आधार पर, यानी जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो व्याकरण के आधार पर प्रयोग करते हैं भाषा का। तो उस आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। जब आप इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये कितने उपयोगी हैं। शब्द देखिए, अर्थ, उत्पत्ति, रचना और प्रयोग, ये 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके प्रकार। और फिर इसके बाद दिए हैं उनके उपभेद, जिन्हें आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार मतलब कि उस शब्द का क्या अर्थ है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। देखिए यहाँ पर सार्थक और निरर्थक। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। तो सार्थक को पढ़ने के पहले हम आपको निरर्थक के बारे में बता देंगे, क्योंकि देखिए निरर्थक के बाद इसका कोई भेद नहीं दिया है। तो कई बार हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो कई बार आपने सुना होगा, अरे पानी वानी पियो ना, चाय वाय लाओ।
तो ये पानी के साथ वानी और चाय के साथ वाय, ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु हम भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ नहीं होता। अब आती है बात सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, एकार्थक शब्द, एकार्थ शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है एकार्थक शब्द जिनका कोई एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द जिनके अनेक अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समानभाषी शब्द युग्म। समानभाषी शब्द युग्म बच्चों, इसका मतलब सम, श्रुत, समानार्थक। सम मतलब एक जैसे समझ में आने वाले, सुनाई देने वाले। श्रुत मतलब सुनाई देना, श्रुत मतलब सुनाई देना। ऐसे शब्द जो एक जैसे सुनाई तो देते हैं और जो एक साथ सुनाई देने वाले, एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द, वो क्या कहलाते हैं? समानभाषी शब्द युग्म। तो निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं एकार्थक, अनेकार्थक, पर्याय, विलोम और समानार्थी शब्द युग्म, जिनका हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी कि शब्द कहाँ से आए, कौन से स्रोत थे जिनसे वे शब्द भाषा में आए। उत्पत्ति के आधार पर अब हिंदी की जो जननी है वह है संस्कृत भाषा। तो हिंदी में बहुत सारे शब्द आए हैं संस्कृत से। तो वो है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब आती है बात रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना का अर्थ है कंस्ट्रक्शन, बनावट, कैसे शब्द बनता है, जोड़ के बनता है, कैसे बनता है। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये रचना के आधार पर 3 भेद हैं। अगला भेद है प्रयोग के आधार पर, यानी हम भाषा में किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं। तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनमें किसी न किसी आधार पर कोई परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वह शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अविकारी, अविकारी यानी किसी भी आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, विशेषण और क्रिया आती है। वहीं अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। बच्चों, प्रत्येक के विषय में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आती है बात अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की, जिनका आपने अध्ययन किया, परंतु अभी उनका हमें विस्तृत अध्ययन करना है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कलम, कोयल, घर आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, बोटी, बानी, रोटी वोटी खा लो, पानी वानी पी लो, चाय वाय ले लो। तो ये शब्द एक शब्द के साथ दूसरा शब्द लगा दिया जाता है, इसे हम निरर्थक शब्द बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण में इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही इनका उपयोग किया जाना चाहिए, परंतु हम भाषा में कई बार बोलते समय इनका प्रयोग कर देते हैं, परंतु लेखन के समय इनका प्रयोग नहीं किया जाता। एकार्थी शब्द, इसके बाद आती है बात एकार्थी शब्द की। देखिए, सार्थक शब्द
और निरर्थक शब्द 2 हो गए। अब सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ का बोध हो उन्हें एकार्थक कहते हैं, यानी जिनसे केवल एक ही अर्थ का बोध हो, उसके अलावा कोई अर्थ ना हो, है ना। आभूषण यानी गहना, और किसी चीज को हम आभूषण नहीं। नृत्य का मतलब नाच, कथा यानी कहानी, और इसका कोई अर्थ नहीं होता, वह एकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, यानी कि एक से अधिक अर्थों का बोध होता है, उन्हें हम अनेकार्थक कहते हैं। जैसे कि कनक, कनक गेहूं को भी बोलते हैं, धतूरा को भी बोलते हैं, पलाश को भी बोलते हैं और सोना को भी बोलते हैं, है ना। तो आप लोगों ने एक दोहा है, वह दोहा सुना होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, या पाए बोराए। इसमें कनक के 2 अर्थ हैं, एक तो सोना और एक धतूरा। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के जहाँ पर एक से अधिक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला है कर। कर शब्द जिसका एक हाथ, कर, हाथ को भी कर बोलते हैं, है ना। करबद्ध निवेदन, आपने यह शब्द सुना होगा। किरण, किरण को भी सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको भी कर बोला जाता है ना। दिन कर, सूर्य के नाम भी एक दिनकर है, तो वहाँ पर भी कर शब्द लगा हुआ है। यूं हाथ को भी हम कर बोलते हैं। किरण, सूरज की किरण को भी कर बोलते हैं। टैक्स को भी कर बोला जाता है, और सूंड, हाथी की सूंड को भी कर बोला जाता है। आम, आम का फल सर्वसाधारण, मामूली, आम जनता को सूचित करते हुए आप लोगों ने यह वाक्य अक्सर सुना होगा। अंक, अंक गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, गोद, स्थान, चिन्ह और देह, ये सभी यानी ये अनेकार्थक शब्द हैं। एक और अनेकार्थक शब्द है हार, जिसका पराजय भी होता है और एक माला भी होता है, आभूषण के रूप में हम उसे धारण करते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे गणेश, गणेश जी का एक नाम विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, शूर्पकर्ण, बहुत सारे नाम हैं। जलज, कमल का जलज है, पंकज है, नीरज है, सरोज है, ठीक है, अरविंद भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हो गए। यह क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, विलोम मतलब विपरीतार्थक। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में इन सबको पढ़ा है। अंधकार का प्रकाश, है ना, पास का दूर, छोटे छोटे सत्य का असत्य, अमृत का विष, बहुत सारे शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। अब आती है बात समानभाषी शब्द, युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूप भिन्नार्थक। बच्चों इन शब्दों को जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। समानभाषी, भाषी मतलब एक जैसे बोलने में लगने वाले। युग्म या श्रुति सम भिन्नार्थक, एक जैसे सुनाई देने वाले परंतु जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समरूप भिन्नार्थक, एक जैसे दिखने वाले परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, थोड़े से दिखते हैं, एक आध मात्रा का अंतर होता है। वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु उनका अर्थ व वर्तनी भिन्न होते हैं। बेटा वर्तनी का ध्यान रखिएगा कि इनकी वर्तनी भिन्न होती है, एकाध मात्रा का, एकाध वर्ण का इसमें अंतर हो जाता है, परंतु इनका उच्चारण एक जैसा सुनाई देता है, परंतु वे एक जैसे होते नहीं है, ना ही लिखने में और ना ही ना ही अर्थ में, परंतु सुनने में वह एक जैसे सुनाई देते हैं। वह समश्रुत भिन्नार्थक कहलाते हैं। उदाहरण सुत और सूत। सुत का अर्थ होता है पुत्र और सूत का अर्थ होता है धागा। अवधि और अवधि, एक अवधि भाषा है और अवधि मतलब समय सीमा को अवधि बोला जाता है। चिंता और चिता, चिंता मतलब कोई
गहरी चिंता हमें है दिमाग में, वह उसका अर्थ है चिता, जहाँ व्यक्ति को जलाया जाता है अंतिम क्रिया के लिए, वह चिता कहलाती है। दिन और दीन, दिन दिवस और दीन मतलब है बिल्कुल बेचारा, दीन दुखी, करुणा के योग्य जो व्यक्ति है उसे हम दीन कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने यह सब चीज़ें समझी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ। अब आती है बात कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा? अर्थ के आधार पर। अब आती है बात उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब शब्द कहाँ से आए। तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम शब्द तत् और सम से बना है। तत् मतलब उस, तथा सम अर्थात समान, अर्थात उस के समान। उस मतलब संस्कृत के समान। तो सीधी सी बात है, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, यानी उनका प्रयोग हिंदी में करते समय उनका रूप नहीं बदला है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत, हमारी जो हिंदी भाषा की जो जननी है वह है संस्कृत। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में हम प्रयोग वैसा ही करते हैं जैसा संस्कृत में है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जल, ग्रह, सूर्य और श्रृंगार। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे प्रातः, नेत्र, अक्ष, अक्षी, ये सभी शब्द भी तत्सम शब्द हैं। तो संस्कृत से वे शब्द जो हिंदी में आए हैं और वैसा ही हमने उन्हें प्रयोग किया है, वे तत्सम कहलाते हैं। अगला है तद्भव। तो तत् अर्थात उस, संस्कृत से, भव मतलब उत्पन्न या विकसित, यानी संस्कृत से विकसित हुए वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। थे तो वो संस्कृत के ही, क्योंकि हिंदी भाषा जो है कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। तो संस्कृत से वह शब्द जो आए हैं वह हिंदी में हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, वह जो है क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। अब आती है बात तद्भव शब्दों को हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अग्नि, अग्नि को हम बोलते हैं आग। हिंदी में हमने अग्नि को आग बोला। अर्पण, अर्पण, पुत्र, पूत, अश्रु और आंसू, ये शब्द हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए। अब हम आगे चलते हैं देशज शब्दों की ओर। तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। आती है बात देशज की। जो शब्द स्थानीय क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए। स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से, क्यों? क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं हिंदी में, बहुत सारी हिंदी की बोलियां हैं, भाषाएं हैं और क्षेत्रीय बोलियां भी बहुत सारी हैं। उन सब के प्रभाव के कारण बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द देशज कहलाते हैं। डिबिया, लोटा, खिचड़ी, खटिया, थैला, पगड़ी, ये जो सभी शब्द हैं वे शब्द देशज कहलाते हैं। अब विदेशी। विदेशी शब्द हिंदी में कैसे आए? क्योंकि हम जानते हैं कि सदियों से हमारे देश में विदेशी अलग अलग प्रयोजन से आए। कोई व्यापार के लिए आए, तो कोई यात्रा के लिए आए, कोई देशाटन के लिए आए और कोई आक्रमण करने के उद्देश्य से आए। परंतु इन सभी के कारण भी, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, परंतु इन सब के कारण संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, भाषा का आदान प्रदान हुआ है और इसी कारण से बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हम प्रयोग करते हैं और
कई बार तो हमें यह भी नहीं पता होता है कि हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली का या जापानी या चीनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हम कई भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं होता है कि हम किन भाषाओं के प्रयोग कर रहे हैं, किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसे महासागर के समान है कि जिसमें अनेक भाषाओं की नदियाँ विलीन हो जाती हैं और वह उन सबको आत्मसात कर लेती है। यही इसकी विशेषता है। तो बच्चों, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से क्या आया? टेलीफोन, कॉलेज, स्टेशन, टेलर, फाइल। और इसके अलावा कई शब्द, टेलीविज़न, टेबल, ग्लास, कोट, शर्ट, पैंट्स। हम कितने शब्दों का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं। आप एक दिन, पूरे दिन यह ध्यान रखें कि आज मैंने कितने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है हिंदी भाषा बोलते समय, तब आपको पता चलेगा कि हमारी भाषा में कितने शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों को बोल रहे हैं। दूसरा है अरबी भाषा। तो अरबी भाषा के बहुत से शब्द हम बोलते हैं। तारीख, दुनिया, शादी, हलवाई आदि, ये शब्द अरबी के हैं। अब आप इन शब्दों को सोचते होंगे कि ये शब्द तो हिंदी के हैं, परंतु यह शब्द अरबी भाषा के हैं। फारसी के बहुत से शब्द हमारी भाषा में हैं। अखबार, ज़मीन, खजाना, गुलाब, जानवर, ये सभी शब्द जो हैं अरबी भाषा के हैं। ये हमारी भाषा में प्रयोग होते हैं और हम इनका प्रयोग हिंदी समझ के भी करने लगे, क्योंकि वो इतने घुल मिल गए हैं ये शब्द कि इन्हें अलग करना अब मुश्किल हो गया है। आती है बात पुर्तगाली भाषा की। तो आलू, अचार, पपीता, चाली, तो ये जो शब्द हैं, एक्चुअली ये चाली नहीं है बेटा, ये जो शब्द है लीची है। तो ये जो शब्द हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं और लोगों के आने के कारण, चाहे वे किसी भी कारण से आए हों, व्यापार, व्यवसाय, आक्रमण या देशाटन, किसी भी उद्देश्य से आए हों, परंतु भाषाओं के आदान प्रदान से हमारी भाषा में इन शब्दों के प्रयोग होने लगे हैं। अब आती है बात लेखन के लिए कि आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द के प्रमुख भेद लिखिए। पहले शब्द को परिभाषित कीजिए, फिर दूसरा लिखिए शब्द के प्रमुख भेद। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण भी आपको लिखना है। आशा है आप इन सबको कर लेंगे। अगला है प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर सभी भेद उदाहरण सहित लिखना है। तो ये जो अभी आपको मैंने समझाए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी हैं, सभी को उदाहरण सहित आपको लिखना है। आशा है आपको आज जो कुछ भी पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। बच्चों, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी नियमों का पालन कीजिए। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखिए।